Good morning, class. Good morning, class. Our discussion based on the decimals going on to continuously. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 3.6 डिवाइडेड बाई 0.2. ठीक है, तो आप जानते हो हमने लिखा 3.6 अपॉन में 0.2. अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखें, डिनोमीटर से हमने डेसिमल पॉइंट को हटाया तो न्यूमरेटर में हमने क्या कर दिया, एक जीरो इंक्रीज़ कर दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद कितना है, 1 डिजिट है, तो हमने 1 जीरो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया. अब न्यूमरेटर से हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो डिनोमीटर में हमने 1 जीरो इंक्रीज़ कर दिया. तो हमारे पास कंडीशन आ गई 36 इंटू 10 और 2 इंटू 10. आप जानते हो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 36 अपॉन 2, दैट इज़ द 18. 18 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, समझ में आ गया. नाउ वी हैव दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्ड पार्ट आपका दे रखा है क्या, थर्ड पार्ट इज गिवन. थर्ड पार्ट थोड़ा दूर है क्वेश्चन. हाँ ठीक, आप देख रहे हैं. तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5. अब कंडीशन क्वेश्चन है 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5. अब देखिए 3.25 अपॉन 0.5. आपने क्या किया, डिनोमीटर से डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो एक जीरो इंक्रीज कर दिया आपने नोमरेटर में, और नोमरेटर से आपने रिमूव किया तो 2 जीरोज़ इंक्रीज कर दिए अपने डिनोमीटर में. तो आपके पास कंडीशन आ गई 325 इंटू 10 और ये हो गया 5 इंटू 10, सॉरी 100. तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो आपके पास कंडीशन हो गई 325 अपॉन 50. अब 325 अपॉन 50 आपके पास आया 325 अपॉन 50. अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो 5 से करोगे आप तो 5 6 जा 300. ओके, तो इसे कैंसिल आउट करने पे आपको आंसर मिलेगा 6.5, क्योंकि 56 जा आपका 300 हो गया और फिर 5 5 जा 25, तो 6.5 इसका आंसर आएगा. ओके, नाउ वी हैव टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फोर्थ पार्ट हम लेते हैं इसे, तो हमें दे रखा है 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7. तो 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7, इसका मतलब हो गया 30.94 अपॉन में 0.7. अब देखिए यहाँ हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो न्यूमरेटर में हमने 1 जीरो इंक्रीज़ कर दिया, और न्यूमरेटर से हमने रिमूव किया तो 2 जीरोज़ डिनोमीटर में हमने इंक्रीज़ कर दिए. तो हमारे पास आ गया 3094 इंटू 10, और ये आपके पास हो गया 7 इंटू 100. तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तो आपके पास कंडीशन होगी 3094 अपॉन 70. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आंसर देगा हमें 7 4 जा 28, फिर अगेन 7 4 जा 28 एंड 0.2, 7 2 जा 140. ओके, तो 44.2, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फिफ्थ पार्ट देख लिया हम इसका. फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25. जब हम यहाँ देखते हैं कि 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25. अब देखिए डिनोमीटर से हमने क्या किया, डिनोमीटर से हमने डेसिमल को पॉइंट को रिमूव किया तो नोमरेटर में हमने 2 जीरो इंक्रीज़ कर दिए, और नोमरेटर से हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो यहाँ पे 1 जीरो इंक्रीज़ किया डिनोमीटर में. क्यों किया? क्योंकि ध्यान रखना डेसिमल पॉइंट के जितने डेसिमल होते हैं उतने ही जीरो हम इंक्रीज़ करते हैं. तो 5 इंटू 100, और ये आपके पास हो गया 25 इंटू 10. तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो 5 इंटू 10 अपॉन ये हो गया 25. कैंसिल आउट करोगे तो ये हो गया 50 अपॉन 25, दैट इज़ अ गोइंग टू 2 टाइम्स. तो हमारा आंसर आ गया 2. ओके, नाउ वी हैव टेक द सिक्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर हम इसका 6 पार्ट लेते हैं तो 6 पार्ट हमें दे रखा है 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करें तो 7.75 अपॉन 0.25. अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो हमने नोमरेटर में 2 जीरो इंक्रीज़ कर दिए, और नोमरेटर से रिमूव किया तो डिनोमीटर में 2 जीरो इंक्रीज़ कर दिए. तो हमारे पास 775 अपॉन 25 आ गया. जब इसे सॉल्व करोगे तो 775 अपॉन 25, और ये कितने टाइम्स जाएगा आपका, 25 5 जा
25 3 जा 75 एंड 2 1 टाइम्स तो 31 आ गया। ठीक है, 25 से जब 775 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 31 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 25 3 जा 75 हो गया और 2 रिमेनिंग तो 25, तो 25 बन जा 25 हो गया। सेवन्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेवन्थ पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो सेवन्थ पार्ट हमें दे रखा है 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 76.5 अपॉन 0.15। अब देखिए यहाँ से अगर हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो नुमरेटर में हमने 2 जीरो इंक्रीज़ कर दिए, और जब हमने नुमरेटर से रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में 1 जीरो इंक्रीज़ कर दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, हमारे पास कंडीशन आ गई 7650 अपॉन 50। अब 50 से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो देखो 50 5 जा 15 5 जा आपके पास होगा 75 तो 5 टाइम्स चला जाएगा ये। ठीक है, और इसके बाद 75 ये हो गया 250, तो आपके चार्ज जाएगा फिर 15 बन जा 15 बच्चा आपका 10, और फिर आपका चला जाएगा 0 टाइम्स। ठीक है, तो सॉल्व करने पे हमें आंसर क्या मिलेगा 510। ओके, देख लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो तो 15 को हमने डिवाइड किया 7650 को, पहले गया 15 5 टाइम्स तो 5 5 जा 25, 275 हो गया, रिमेनिंग आपके पास 15 150 आ गया। ठीक है, तो आप करोगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा सीधे, और यहाँ आपके पास 50 आपका आंसर मिल गया। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट देयर इज़ द 1 और 2 पार्ट, कितने पार्ट बचे हैं 7th 8 पार्ट। 8 पार्ट में देखें हम 8 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 पार्ट में हमें दे रखा है 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4। इसका मतलब आप जानते हो 37.8 बाई 1.4 है, तो डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया आपने 1 जीरो इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे रिमूव किया आपने 1 जीरो इंक्रीज़ कर दिया, आपको मिल गया 378 अपॉन 40, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल आउट, और 378 अपॉन 14 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 14 3 42 20 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो 14 2 जा 28 हो गया, तो आपके पास ठीक है 7 टाइम्स चला जाएगा फिर 98। ठीक, 14 7 जा 98, तो आपके 14 2 जा 28 एंड आपके पास चला जाएगा 14 7 जा 98, तो 27 इसका आंसर होगा। ओके, देयर इज़ अ 1 पार्ट इज रिमेनिंग हेयर। देख लीजिए 378 था, तो 14 से हमने डिवाइड किया तो 14 2 जा 28 हुआ, 37 से 28 को हम सेपरेट करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 और 8 98 हो गया, तो 14 7 जा 98, तो 27 इसका आंसर आ गया। नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, आपका ये पेज नंबर 1। चलिए हमने सेकंड पेज को लिया और क्वेश्चन 5th का चल रहा है, आपका पार्ट है 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3। अब 2.73 को 1.3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमने लिखा 2.73 अपॉन 1.3। डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया कहाँ से हमने, डिनोमिनेटर से, तो हमने नोमिनेटर में 0 इंक्रीज़ किया, और डिनोमिनेटर से हमने रिमूव किया तो नोमिनेटर में हमने 2 जीरो इंक्रीज़ कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो आपके पास कंडीशन क्या आ रही है कि 273 अपॉन 130। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये गया 13 2 जा 260, मतलब 13 2 जा 26 होता है, 260 हो गया, तो 273 और 260, तो हमारे पास 13, ये चला जाएगा आपका 21 टाइम्स 2.1। ठीक है, कैसे देखो 130 को जो हमने डिवाइड किया 273 से, एक तो 2 टाइम चला गया तो 260 हो गया, आपके पास 13 बचा। ठीक है, आपके पास क्या बचा 13, पॉइंट लगाया आपने, 0 इंक्रीज़ किया, आप गया 1 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या आएगा 2.1। ओके, अब नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है अ व्हीकल, इसके बाद ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर रहे हैं। अ व्हीकल कवर्स
नहीं समझ में आ रहा, दोबारा लिख देते हैं इसे। A vehicle covers a distance of 42.2 किलोमीटर। ठीक है, एक व्हीकल है जो डिस्टेंस को कवर करता है 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर, इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, हाउ मच, क्वेश्चन पुट ऑफ किया उसने कि हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर, 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2.4 लीटर में। तो आपको बताना है कि 1 लीटर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो वी हैव राइट हियर, हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल इन 2.4 लीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 43.2 किलोमीटर। अब कह रहा है सिंस देयरफॉर, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल इन 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा 43.21 को हम डिवाइड कर दें 2.4 से, देन वी गेट अवर आंसर। तो वी रखे 43.21 अपॉन 2.4। यहाँ से हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया, नोमरेटर में 10 इंक्रीज़ किया और नोमरेटर से हमें रूम किया तो डिनोमिनेटर में 2 जीरोस इंक्रीज़ किए। तो हमारे पास आ गया 4321 और ये हो गया 2400, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट। आपके पास आ गया 4321 अपॉन 240, सॉरी 240, क्योंकि 2 जीरोस थे यहाँ पे 100, 43 पॉइंट हमने कहीं रॉन्ग लिख दिया। ओके 43.2 है बेटा, तो यहाँ पे एक जीरो नहीं होगा, यहाँ पर एक ही जीरो है जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया 4321 अपॉन 24। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 18 किलोमीटर। कितने टाइम जाएगा ये? 18 किलोमीटर। देखिए था क्या आपके पास कि डिस्टेंस कवर बाय द व्हीकल इन 2.4 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 43.2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर द व्हीकल इन 1 लीटर में कितनी करेगा? डिवाइड कर दें, तो 43.21 डिवाइड बाई 2.4, तो 43.2 अपॉन 2.4। डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 10 को इंक्रीज़ कर दिया, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 4321 अपॉन 24 18 टाइम्स जाता है आपका, तो ये आंसर मिल जाएगा 18 किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम लोग फिनिश किया हमने। ठीक है, अब इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है आपका है डेटा हैंडलिंग। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। डेटा हैंडलिंग, ठीक है, और ये आपके NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है आपका। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, और इसका ये जो है आपका पार्ट फर्स्ट चलेगा। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस सम कॉन्सेप्ट हियर। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा। आप वर्ड यूज़ करोगे डेटा क्या होता है, तो पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि डेटा। ठीक है, तो डेटा का मतलब आप समझ सकते हो कि समथिंग वी हैव से एनीथिंग विदाउट एनी मैनर, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो सब क्या होता है? रॉ डेटा। जैसे हमने कहा वन से इन्फॉर्मेशन नथिंग इज़ अकर्ड। ठीक है, तो 1 है,
एफ कह दिया आपने, ए कह दिया, तो ये क्या है, सब रॉ डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा को हम कह सकते हैं रॉ डेटा और फिगर्स इज नोन एज डेटा। ठीक है, तो डेटा क्या है, डेटा जो होता है रॉ डेटा मतलब कच्चा मटेरियल, जिसके थ्रू हमें कोई इन्फॉर्मेशन फैच आउट ना हो रही हो। ठीक है, तो डेटा क्या है, रॉ डेटा और फिगर इज नोन एज डेटा। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हम ये कह सकते हैं। अदर वे में ये समझ आते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, collection of observations is known as data। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है कि आपने कुछ नंबर लिख दिए, जैसे आपने कहा कि 35 हो गया, फॉर एग्जांपल 35 लिख दिया, 45 लिख दिया, 60 लिख दिया, 75 लिख दिया, तो दीज आर द रॉ डेटा। इन सबको हम क्या कहेंगे, ये सब क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, दीट इज़ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और इनका जो हमने कलेक्शन किया, कलेक्शन इज नोन एज डेटा। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या बताया कि अगर हमने 35, 45, 60 समथिंग कुछ ले लिया, तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। 35 क्या है, ऑब्जर्वेशन, 45 क्या है, ऑब्जर्वेशन, 60 क्या है, ऑब्जर्वेशन, मतलब देयर आर नंबर्स। ठीक है, अब इनको हमने कलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, डेटा। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है डेटा आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। डेटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेटा आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज प्राइमरी डेटा और सेकंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है, प्राइमरी डेटा का मतलब ये है कि व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा हिमसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब डेटा जो है किसी के इन्वेस्टिगेटर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा हिमसेल्फ विद ए डेफिनेट प्लान और डिज़ाइन इन द माइंड, इट कॉल्ड प्राइमरी डेटा। मीन्स जैसे सपोज करो कि आपका जो मैथ टीचर हैं वो क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं, तो वो उनके पास क्या है, वो प्राइमरी डेटा, उन्हें मालूम है कि इसकी प्लानिंग है, ये क्वेश्चन हमें करवाने हैं बच्चों को। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा को अगर हम डिफाइन करें, तो प्राइमरी डेटा को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर collects data himself। जो इन्वेस्टिगेटर मतलब जो डेटा पे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जो डेटा पे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा हिमसेल्फ विद ए डेफिनिट प्लान, किसी प्लान के थ्रू वो कलेक्ट करता है, उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, जो व्हेन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा वाई अदर रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिशर, ठीक है, एसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हम बात करें कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा जो है कि जो आपके इन्वेस्टिगेटर होता है उसे डेटा दिया जाता है कि ये डेटा है, इस पर आप प्रोसेस करो, तो नैनो सेकेंडरी डेटा, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आता है कि ऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है। ऑर्गेनाइज डेटा का मतलब, ये टर्मोलॉजी इसलिए बतानी जरूरी है बेटा कि हो सकता है कि जब तक टर्मोलॉजी क्लियर नहीं होगी आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब डेटा का संगठन, या डेटा को कैसे आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, क्या मैनर होता है कलेक्ट करने का। तो यहाँ पे जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे कलेक्ट करते हैं किस में? इन टेबलर फॉर्म में, और वो भी डेटा को हम अरेंज करते हैं क्या? व्हेन डेटा कलेक्ट्स इन टेबलर फॉर्म, ठीक है। व्हेन डेटा कलेक्ट इन टेबलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, व्हेन डेटा कलेक्ट इन टेबलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू सीरियल ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सीरियल ऑर्डर हो किसका? अल्फ़ाबेट का, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, या फिर असेंडिंग ऑर्डर, या क्या हो? असेंडिंग ऑर्डर हो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो मैनर्स होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जब डेटा को हम कलेक्ट करते हैं किस में? टेबलर फॉर्म में, और टेबलर फॉर्म में भी हमें कलेक्ट करके ये ध्यान रखना पड़ता है कि डेटा को हमें क्या? सीरियल ऑर्डर में लेना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन है, अगर नंबर्स का कलेक्शन है किसी और का है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे हम अरेंज करते हैं। ओके, नाउ इसके बाद आपकी टर्म आती है, नाउ वी हैव टेक द वन क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन द हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा, अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन में हमसे कहता है कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, prepare frequency distribution table based on given data, यानी क्या है? हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फॉर्म करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। वी फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमें डेटा देखा उसके अकॉर्डिंग। तो डेटा हमें गिवन क्या है? 15 दे रखा है, 16, 14, 17, 16, 15, 16, 17, 15, 16, 14, 14, इस तरीके से हमें टेबल दे रखी है, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फॉर्म करते हैं, उसे समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो डेटा दे रखा है, हमने लिखा है यहाँ पे डेटा। अब डेटा का जो भी नाम यहाँ दे रखा हो वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो डेटा हमें जो दे रखा है, अगर हम देखें यहाँ पर तो 14 हमारे पास है। इसे अरेंज करेंगे किस में? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमने 14 ले लिया, 14 के बाद 15 ले लिया, 15 के बाद 16 भी हमारे पास है, 17 भी है, और कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद हम एक यूज़ करते हैं टैली बार क्या होता है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पहले क्या करते थे, काउंटिंग करने के लिए हम बार्स का यूज़ करते थे। तो हम क्या करते थे, ज़मीन पे कुछ लाइंस खींच सकते थे, जैसे इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करते थे। ये क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे टैली मार्क, ठीक है, टैली मार्क। काउंटिंग के लिए हम इसे यूज़ करते थे, यहाँ भी हम यही करेंगे, टैली मार्क। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिक्वेंसी, कि जो आपके पास नंबर आपने लिया है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो डेट इज़ अ टेबल। अब हाउ टू बी राइट हियर, देखिए, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
डेटा को हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में 14, 15, 16, 17 या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे आपका मन हो। उसके बाद आप टैली मार दीजिए 14 कितने टाइम्स आया है, इसे काउंट करना शुरू करें। 14 आपके पास 1, उसके बाद 2, 3 टाइम्स। तो हमने यहाँ कर दिया कि जो 14 है वो 3 टाइम्स है, तो फ्रिक्वेंसी में क्या आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखा 15 कितने टाइम्स है, देखो 1, फिर काउंट किया 2, 3, 4, 5 टाइम्स। तो हमने लिखा 1, 2, 3, 4, और 4 के जो 5 लिखते हैं, 5 हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं इसे, दैट इज़ अ 5। ओके, ध्यान रखना कि जब भी हम डेटा को, जैसे हमने कहा 1, 2, 3, 4 का जब 5 करेंगे तो 5 को हम इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज़ द 5। ओके, नेक्स्ट हमारा 16 है, 16 काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आया। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया, 6, 7, 8, वी हैव राइट द 8। अब 17 देखो कितने टाइम्स है, तो 1, 2, 3 टाइम्स है, तो वी हैव राइट 1, 2, 3, तो 3। तो दैट इज़ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ठीक है, बस टैली मार्क में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम टैली मार्क की बात करेंगे, ठीक है, तो टैली मार्क में 1 को हम 1 से इंडिकेट कर रहे हैं, 2 के लिए डबल लाइंस, ठीक है, 3 के लिए आप ट्रिपल लाइंस का यूज़ करोगे, 4 के लिए आप 4 लाइन का यूज़ करोगे, 5 जब भी पहुंचेगा तो 5 के लिए 1, 2, 3, 4 और डेट इज़ द 5। उसके बाद हम कंटिन्यू चलते चले जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, नाउ क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंजॉय स्टडी एवरीवन, बाय।